तो चलिएगा शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो लोग भी अगर यूट्यूब पर ऑनलाइन देख रहे हो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टारगेट यूकेएसएससी के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, टारगेट यूकेएसएससी बाय अंकित सर। वहां एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से वहां पर ये एप्लीकेशन में दिख जाएगा वीडियो वीपीडीओ कोर्स, ठीक है। ये कोर्स आपको दिख जाएगा, 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं मात्र 199 रुपीज में। ये कोर्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबरों पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। पर्सनली अगर बात करनी हो तो 9997176041 पर मुझे कॉल कर सकते हैं आप कभी भी, ठीक है। कभी भी कोई भी जानकारी चाहिए बैच से रिलेटेड या फिर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 999717 पर, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास था, पादरी विलियम बटलर 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर करी? तो 1958 में पादरी विलियम बटलर क्या करते हैं? प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहां पर ये करते हैं? नैनीताल के अंतर्गत स्थापना करते हैं प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की पादरी विलियम बटलर। कब करते हैं? 1858 में। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि कब स्थापना की गई थी? 1858 में। किसके द्वारा? पादरी विलियम बटलर के द्वारा प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि रेनी टेलर, ठीक है, रेनी टेलर ने करी थी कहां पर? रेनी टेलर ने भी एक चर्च की स्थापना करी थी। रेनी टेलर ने, ठीक है, रेनी टेलर ने इसने कहां पर करी थी भाई? ये करता है मसूरी के अंतर्गत, ठीक है। मसूरी के अंतर्गत रेनी टेलर ने एक चर्च की स्थापना कहां करी थी? तो मसूरी में करी थी। कब करी थी पूछेगा तो 1900 मेरे ख्याल से 1836 के आसपास करता है, ठीक है। 1836 के आसपास रेनी टेलर मसूरी में करता है एक चर्च की स्थापना। और विलियम बटलर जो प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना करता है नैनीताल में 1858 में करता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 आपके पास है, हाल ही में तुर्की में मजदूरों के बाद कौन सा देश अच्छा, ठीक है। हाल ही में तुर्की में मंजूरी के बाद कौन सा देश यह 31वां नाटो सदस्य बना है? नाटो, NATO, ठीक है। नाटो, सर्वप्रथम नाटो की बात करें तो फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1949, ठीक है। पूर्व में इसके सदस्य कितने थे भाई? इसके सदस्य थे 30, लेकिन हाल ही में क्या हुआ? फिनलैंड, ठीक है, तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड को इसका पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कितने सदस्य हो गए? 30 + 1 यानी 31 सदस्य टोटल हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है इसी के चक्कर में चल रहा है। रशिया जो था यूक्रेन से बार बार कह रहा था नाटो को ज्वाइन ना करे, लेकिन नाटो भी ने भी जिद पकड़ ली थी, ठीक है। ये चीजें आपको पढ़कर जानी है। नाटो का मुख्यालय आपसे पूछता है, मुख्यालय, ठीक है। मुख्यालय कहां पर हो जाएगा भाई? ब्रुसेल्स में, ठीक है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? ब्रुसेल्स के अंदर नाटो का मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें नाटो के बारे में पढ़नी है आपको। नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है? तो तीसरे अधिवेशन से संबंधित कौन सा है भाई? अगर मैं बात करूं कुमाऊं परिषद की तो मैंने परसों ही आपको बताया था 1816 में क्या होती है? 1916 में, ठीक है। 30 सितंबर 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कहां पर? नैनीताल के अंदर स्थापना होती है, परसों ही बताया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? प्रथम बैठक इसकी कहां पर होती है? मझेड़ा अल्मोड़ा में होती है 1916 में। लेकिन इसके जो अधिवेशन होते हैं 1917 में पहला हो जाता है, 1918 में दूसरा होता है, 1919 में तीसरा होता है। तो 1919 में क्या होता है? तीसरा अधिवेशन होता है। बाकी डिटेलली मैंने परसों बताया है, आज ज्यादा नहीं बताऊंगा, अब क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे, ठीक है। कुमाऊं परिषद के बारे में तीसरा अधिवेशन से संबंधित है। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। क्या कोटद्वार में हुआ था तीसरा अधिवेशन? तो बिल्कुल भाई कोटद्वार में ही तो हुआ था। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, कोटद्वार में क्या हुआ था? इसका एकमात्र अधिवेशन 1919 का, जो कि कोटद्वार में होता है 1919 का, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बद्रीदत्त जोशी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। वहां पर होता है 1919 में लिखना कोटद्वार, और कौन अध्यक्षता करते हैं? बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। बद्रीदत्त जोशी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 22 से 24 अक्टूबर 1919 को संपन्न हुआ। बिल्कुल हुआ, अभी तो ये बता ही दिया पहला पॉइंट। अगला है आपके पास अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बणिदत्त जोशी एवं स्वागतम तारादत्त गैरोला जी थे। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, जो कि कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है?
अधिवेशन के अध्यक्ष तो राय बहादुर, जय तारा बद्री दत्त जोशी। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, ये वाला संबंधित नहीं है होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो कौन सा संबंधित नहीं है करिएगा इसको, ठीक है, नहीं है भाई, नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नहीं संबंधित हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। 64 क्वेश्चन आपके पास है, 5 आना बड़ी लगान की दर पर विरोधा में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई? तो 5 आना बड़ी लागत के विरोध पर क्या किसकी स्थापना हुई थी? जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? 5 आना बड़ी लगान के दर पर। तो जागृत गढ़वाल की स्थापना कब होती है? 1932 में, ठीक है। 1932 में क्या होती है? जागरण गढ़वाल की स्थापना होती है। एक आती है आपके पास बाल सभा, ठीक है, बाल सभा से सुनी होगी, बाल सभा। एक आती है सरोला सभा, उत्तराखंड की प्रथम जातीय सभा, सरोला सभा, ठीक है, सरोला सभा, उत्तराखंड की प्रथम जातीय सभा, सरोला सभा, बाल सभा। तो सरोला सभा कब की हो जाएगी? सरोला सभा उत्तराखंड की प्रथम जातीय सभा 1904 की हो जाएगी। और जो बाल सभा है, ये बाल सभा कब की हो जाएगी आपकी? 1935 की हो जाएगी, ठीक है। बाल सभा 1935 की हो जाएगी। और इसके अलावा एक और सुना होगा आपने, क्षत्रिय सभा, ठीक है, क्षत्रिय सभा भाई, क्षत्रिय सभा कब की है? तो 1919 की हो जाएगी क्षत्रिय सभा। तो ये सारी सभाएं इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? बाल सभा, क्षत्रिय सभा, सरोला सभा, और जो 5 आना बड़ी लगान की दर पर विरोध गढ़वाल जागृत संस्था की स्थापना हुई थी 1932 में। ये चीजें आपको नोट कर चल रही है, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। जो क्षत्रिय सभा है भाई, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो जगमोहन नेगी जी ने, ठीक है, जगमोहन नेगी जी। तो ये चीज को आप याद रखेंगे, जगमोहन नेगी जी ने स्थापना करी थी किसकी? क्षत्रिय सभा 1919 की स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। किस व्यक्ति ने हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन 1946 में उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग के विरोध विशेष वर्ग को रखने की मांग उठाई थी? तो देखिए भाई, उत्तराखंड को ना शुरू से एक मांग उठाई गई थी कि पर्वतीय विशेष वर्ग में रखा जाए, लेकिन जो सर्वप्रथम हल्द्वानी कांग्रेस का सम्मेलन होता है 1946 में, ठीक है, उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग जो यहां से उठाते हैं, सबसे पहले उठाते हैं बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पूछा है, क्वेश्चन को समझना है, सर्वप्रथम पूछ रहा है कहीं पर, कहीं ना कहीं, ठीक है। 1900 पर्वतीय भूभाग बढ़ाने की मांग रखी थी किस व्यक्ति ने? हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन में 1946 में, ठीक है। हल्द्वानी सम्मेलन, ठीक है, हल्द्वानी सम्मेलन में किस व्यक्ति ने हल्द्वानी कांग्रेस सम्मेलन 1946 में उत्तरांचल पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई थी? तो हल्द्वानी में कौन उठाएगा भाई? बद्रीदत्त पांडे जी। इसी के बाद अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी उठा देते हैं, फिर अलग अलग स्तर पर गोविंद बल्लभ पंत भी उठाते हैं। फिर अंत में क्या होता है, हमने देखा है ना, संघर्षों के बावजूद, बहुत सारा संघर्ष होता है, सरकारें चलती नहीं है, ये आजादी से पहले से ही मांग उठ रही है, लेकिन अंततः हम देखते हैं जब हमारी विजय कब होती है? हमारी विजय होती है 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को हम क्या बनते हैं? भारत का 27वां राज्य बनते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है, हमने पढ़ा है, यूकेडी का योगदान रहता है, ठीक है। तो इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए, जो चीजें जिसने करी है तो उसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, ठीक है। यूकेडी को क्रेडिट जाता है भाई उत्तराखंड बनने का, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। निम्नलिखित में से राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना भाई कब से चलाई जा रही है? 2002-03 से। कब से चलाई जा रही है? 2002-03 से राज्य में चलाई जा रही है समन्वित डेयरी विकास परियोजना। इसके अलावा यूके में जो दूध बेचा जाता है, उत्तराखंड में जो दूध बेचा जाता है, किस नाम से बेचा जाता है भाई? आंचल, ठीक है, आंचल ब्रांड नाम से बेचा जाता है। आंचल ब्रांड से क्या बेचा जाता है? उत्तराखंड में दूध बेचा जाता है। एक आता है आप पे राज्य का प्रथम दुग्ध संस्थान, ठीक है, प्रथम दुग्ध संस्थान, प्रथम दुग्ध, ठीक है, आपने सुना होगा ना, राज्य का प्रथम दुग्ध संस्थान कहां पर है भाई? क्वेश्चन बना भी था, ठीक है। संस्थान ये हो जाएगा हल्द्वानी में। कब स्थापना? 1949 में स्थापना होती है। कहां पर? हल्द्वानी में, ठीक है, हल्द्वानी में स्थापना होती है राज्य का प्रथम दुग्ध संस्थान की। कहां पर? 1939 में हल्द्वानी के अंतर्गत स्थापना होती है राज्य के प्रथम दुग्ध संस्थान की। क्वेश्चन बनता है बार बार। डेयरी विकास प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, डेयरी विकास प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर है? डेयरी विकास प्रशिक्षण केंद्र लाल कुआं, ठीक है, कहां पर हो जाएगा? लाल कुआं। लाल कुआं कहां है भाई? लाल कुआं भी हल्द्वानी में ही है। डेयरी विकास प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है आपका? हल्द्वानी के अंतर्गत है, लाल कुआं में आता है, ठीक है, लाल कुआं जो कि हल्द्वानी में ही आता है। इस चीज को नोट कर चलना है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो आपको बताया प्रथम दुग्ध संस्थान 1949 में हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। किस अंग्रेज इतिहासकार ने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुत्र माना? ठीक है, तो किस अंग्रेज इतिहासकार ने भाई आधुनिक गढ़वाल कुमाऊं के संपूर्ण भूभाग को
ब्रह्मपुर माना, ठीक है, ब्रह्मपुर माना। भाई किसने माना था? तो ये माना था आपका ऑप्शन बी, कनिंघम ने माना था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कनिंघम ने क्या माना था? संपूर्ण गढ़वाल को ब्रह्मपुर माना था, ठीक है। ह्वेनसांग द्वारा, ठीक है, पौरव राजवंश को क्या कहा गया भाई? पर्वताकार, ठीक है, पर्वताकार, या फिर इसी को क्या बोला गया? ब्रह्मपुर, ठीक है। ह्वेनसांग के द्वारा जो पौरव वंश है इसको क्या कहा गया? ब्रह्मपुर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है 15 अगस्त 2015 को इंदिरा अम्मा कैंटीन शुरुआत किस जनपद से हुई थी? तो 15 अगस्त ये पूछा जाता है 2015, इंदिरा अम्मा भोजनालय, ठीक है, इंदिरा अम्मा भोजनालय करके योजना शुरू करते हैं कौन? हरीश रावत जी, ठीक है। हरीश रावत क्या करते हैं? हरीश रावत शुरू करते हैं इंदिरा अम्मा भोजनालय। यहाँ पर क्या होता है? 20 रुपए में ना भरपेट खाना मिलता है भाई, 20 रुपए में भरपेट खाना मिलता है कैंटीन के अंदर। हमने भी खाया है कभी, ठीक है, याद है मुझे भी वो दिन। 15-20 रुपए में पूरा भरपेट खाना मिल जाता था भाई, ठीक है। इंदिरा अम्मा भोजनालय में बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता था इसमें। तो अब पता नहीं अब तो चलता है नहीं चलता है, लेकिन हरीश रावत जी के द्वारा बहुत अच्छी स्कीम चलाई गई थी। इसकी शुरुआत जो होती है देहरादून से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देहरादून से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो इंदिरा अम्मा भोजनालय में जिसने भी खाना खाया होगा वो जानता होगा इस चीज को कि 20 रुपए में बहुत भरपेट खाना मिल जाता था भाई। स्टूडेंट्स के लिए तो ये रामबाण था, पता नहीं चलती है नहीं चलती है चीजें, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69। सरयू एवं रामगंगा नदी के मध्य गंगोली हाट के लिए सैलदेश शब्द का प्रयोग किस खंड में किया गया है? तो किस खंड में किया गया है भाई? सरयू एवं रामगंगा नदी के केदार खंड में हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, केदार खंड में कैसे हो जाएगा? सरयू एवं रामगंगा का क्षेत्र का प्रयोग भाई, सरयू एवं उसमें तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जलवार खंड में होगा? नहीं होगा। नेपाल खंड में भी नहीं होगा। ये होगा किसमें फिर? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी किसमें होगा? मानस खंड में, ठीक है, मानस खंड में, ठीक है। ये चीजें नोट करनी है, किसमें होगा? तो मानस खंड में होगा भाई, ठीक है। सरयू एवं रामगंगा नदी के मध्य गंगोली हाट के लिए सैलदेश का शब्द का प्रयोग किस खंड में किया गया है? तो सैलदेश का शब्द का प्रयोग किया गया है मानस खंड में। इसके अलावा ये चीज नोट करनी है आपको मुंशारी के लिए, ठीक है। मुंशारी के लिए क्या कहा गया है? तंगणपुर, ठीक है, तंगणपुर। तंगणपुर किसके लिए कहा गया है भाई? ये कहा गया है मुंशारी के लिए, मुनस्यारी के लिए, ठीक है। तंगणपुर कहा गया है मुंशियारी के लिए। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मानसखंड। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है, कौन सा गलत है। लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है? नहीं भाई, लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ के समीप है क्या? नहीं है, ठीक है। कि है, ठीक है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा, लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के पास है, बिल्कुल है, ठीक है। मेरो झामा शिला केदारनाथ में स्थित है। मेरो झामा शिला केदारनाथ में स्थित है भाई, मेरो झामा शिला, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में है, बिल्कुल है। 820 ईस्वी में क्या करा था? इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाई 820 ईस्वी में क्या करा था? देह त्याग दिया था। और एक तिथि आपको लिखनी है 5 अक्टूबर 2022, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि। क्यों है? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो मूर्ति थी ये यहाँ पर अनावरण किया गया पीएम के द्वारा, ठीक है। जिस मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? योगी राज जी इस मूर्ति के वास्तुकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन डी है गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट है। गांधी सरोवर, अच्छा, गांधी सरोवर कहाँ से हो जाएगा भाई? बद्रीनाथ, केदारनाथ के निकट है ना ये तो। केदारनाथ के निकट है भाई गांधी सरोवर। क्यों है? आपने देखा है ना गांधी सरोवर, यानी हमने इसी को क्या बोला? चौराबाड़ी ताल। यहाँ पर जो केदारनाथ आपदा आई थी, ठीक है, 2013 की बात है शायद, जो भयंकर आपदा आई थी। मैंने आपको नदी तंत्र अगर आपने पढ़ा होगा, इस साइड से आप देखते हैं मंदाकिनी नदी, ठीक है। तो मंदाकिनी नदी यहाँ से क्या चौराबाड़ी के आसपास है, यहीं पर क्या है? चौराबाड़ी ग्लेशियर हो जाएगा, वहीं से क्या निकलती है? चौराबाड़ी ताल, ठीक है। चौराबाड़ी ताल में ही ग्लेशियर का जो हिमस्खलन हुआ था, वहीं से क्या हुआ था? केदारनाथ आपदा आई थी, जो कि आपका बद्रीनाथ केदारनाथ के आसपास स्थित है, ठीक है। तो गांधी सरोवर यानी बात हो रही है चौराबाड़ी ताल की यहाँ पर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो करंट अफेयर है भाई। लेखा परीक्षा महानियंत्रक की भूमिका सृजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु क्या है? भारत का पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बना है? भारत का पहला राज्य बना है जो लेखा महानिदेशक की भूमिका सृजन करने वाला। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर
72 पुष्पक शैली में बना मझियाली का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी जनपद में किस नदी के तट पर स्थित है? तो मझियाली का सूर्य मंदिर, सबसे पहले एक प्रश्न है, मझियाली का सूर्य मंदिर कहां पर है भाई? मझियाली का सूर्य मंदिर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित। अब यहां पर भी बताना है किस नदी के तट पर स्थित है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, इतना डीप तो नहीं आता है वैसे, फिर भी नोट कर सकते हैं। तो कमल नदी, ठीक है, कमल नदी भाई, कमल नदी के किनारे क्या है? कमल नदी के तट पर आपका मझियाली का सूर्य मंदिर हो जाएगा। और कमल नदी को किसका वरदान कहा जाता है? पुरोला नदी का पुरोला को अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, शायद मेरे ख्याल से पुरोला नदी को ही कहा जाता है। कमल नदी का वरदान किसको कहा जाता है? ये चीजें आपको नोट करनी है। और बाकी मझियाली का सूर्य मंदिर कहां पर है? उत्तरकाशी में है, कमल नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। इसके अलावा उत्तरकाशी में ही रैथल केयार, ठीक है, रैथल केयार एक मंदिर आता है रैथल केयार का, रैथल केयार होगा, ठीक है, रैथल केयार इसका मंदिर कहां पर हो जाएगा? भटवाड़ी के निकट, ठीक है, कहां पर हो जाएगा? भटवाड़ी के पास भागीरथी घाटी में, ठीक है, भटवाड़ी के पास भागीरथी घाटी में, ठीक है, भटवाड़ी के पास भागीरथी घाटी में, नोट करके लिख सकते हैं। रैथल केयार का मंदिर कहां पर है? भटवाड़ी के पास। एक आता है कुलसारी का, ठीक है, कुलसारी का मंदिर, कुलसारी का सूर्य मंदिर भाई, कुलसारी कहां पर हो जाएगा? चमोली में स्थित हो जाएगा, ठीक है, पिंडर घाटी में। कुलसारी का मंदिर कहां पर है? पिंडर घाटी चमोली में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, बताने की जरूरत तो नहीं है, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से किसने बग्वाल मेले के होने वाले पाषाण युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है? अगर आपको पता था मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है भाई? जिम कॉर्बेट जी की, सीधा सीधा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट जी की रचना कौन सी है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ठीक है, यहीं से काम बन गया था। लेकिन इसमें इन्होंने क्या वर्णन करा है? इन्होंने कहा है कि जो बग्वाल मेला होने वाला पाषाण युद्ध अपनी मतलब जो पाषाण युद्ध मेले का वर्णन किसमें करा है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में। ये किसकी पुस्तक है? जिम कॉर्बेट जी की। इनकी अन्य पुस्तक ट्री टॉप, ठीक है, ट्री टॉप, मैन एंड लेपर्ड, ठीक है, मैन एंड लेपर्ड, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये सब किसकी पुस्तक है? जिम कॉर्बेट की है। अंतिम रचना कौन सी है? ट्री टॉप इनकी अंतिम रचना हो जाएगी। जिम कॉर्बेट के बारे में बताया है, बहुत बारी इनके बारे में बताया। इनका संग्रहालय कहां पर है? काला ढूंगी में इनका संग्रहालय हो जाएगा जिम कॉर्बेट का, और इन्हीं के नाम पर प्रथम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। अब यहां पर बात कर रहे हैं बग्वाल मेले की। तो सबसे पहले अगर मैं बग्वाल मेले की बात करूं तो बग्वाल मेला आपको पता है कहां पर लगता है? बग्वाल मेला लगता है आपका पूर्णागिरी मंदिर में, ठीक है, सॉरी साड़ी कौतिक जिसे हम नाम से जानते हैं बग्वाल मेले को। यहां पर क्या होता था भाई बग्वाल मेले में? सर्वप्रथम आपको पता है बग्वाल मेले में, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा 1814 में पत्थर की होली को बैन कर दिया गया, ठीक है, पत्थर की होली देखने को मिलती है ना अंग्रेजों के द्वारा 1814 में यहाँ पर अंग्रेज क्या करते हैं भाई? पत्थर की जो होली खेल रहे होते हैं ना, पत्थर की होली को बैन कर देते हैं, ठीक है, पत्थर की होली को बैन कर देते हैं। कौन? अंग्रेज बैन कर देते हैं। उससे पहले क्या होता था? बात मानते ना हमने कि जब वाराही देवी के प्रांगण में मेला खेला जाता है रक्षाबंधन के दिन, आपको पता है क्या माना जाता है कि एक दूसरे पर चार जो खेमे हैं, घमियाल, लमगड़िया, शायद यही वर्ग है, 4 वर्ग, इन वर्गों के बीच आपस में पत्थर की होली होती है। तो वहां पर माना जाता था कि जब खून निकलता है शुभ माना जाता था, तो वो सब होती थी होली पहले से, लेकिन 1814 में अंग्रेज सरकार आती है तो वो बंद कर देती है इसको। इसके बाद क्या होता है? फिर अंग्रेज जब चले जाते हैं तो चलता रहता है मामला, लेकिन अंततः 2013 में, ठीक है, 2013 में उत्तराखंड गवर्नमेंट भी एक स्टेप ले लेती है भाई। अंग्रेज के जाने के बाद तो दोबारा शुरू हो जाती है पत्थर होली। तो 2013 से यूके गवर्नमेंट क्या करती है? यूके गवर्नमेंट बोलती है कि अब यहां पर फूलों की होली होगी भाई, ठीक है, अब यहां पर फूलों की होली होगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि देवीधुरा प्रांगण में कब से फूलों की होली होती है? तो फूलों की होली मतलब फूलों से एक दूसरे को मारते हैं। होता तो अभी भी है वैसे, अब कह नहीं सकते क्योंकि डीएम के नेतृत्व में होता है। आपने देखा होगा ना, फोटोज वगैरह वायरल होती है। अब पत्थरों से उतना नहीं होता जैसा पहला होता था, भयंकर चलता था, बिल्कुल पहले से अलग तरीके का होता था। वो बताते भी हैं वहां, अगर आप बुजुर्गों से मिलोगे, बहुत सारे छात्र हैं वहां के, वो जानते होंगे, अपने दादाओं से उन्होंने कहानियां सुनी होंगी। लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ फूलों से खेला जाता है देवीधुरा प्रांगण में होली को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 है, खतलिंग ग्लेशियर की खोज निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज भाई किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? खतलिंग ग्लेशियर को एक ही मात्र व्यक्ति ने खोदा था। किसने? उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इंद्रमणि बडोनी कौन है? उत्तराखंड के गांधी। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने ही खोज करी थी। किसकी? खतलिंग ग्लेशियर की खोज करी थी। और इन्हीं के जन्म दिवस कब मनाया जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म दिवस 24 दिसंबर। हर साल 24 दिसंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या मनाते हैं हम लोग? लोक सांस्कृतिक दिवस, ठीक है, लोक सांस्कृतिक दिवस, ठीक है, लोक सांस्कृतिक दिवस कब मनाते हैं?
24 दिसंबर को मनाते हैं लोक संस्कृति दिवस, किसकी याद में? इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, कालिका दंतु एवं सुरनीगाड़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के किस जनपद में है? कालिका दंतु, कालिका मतलब काली नदी पर ही है सीधा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई। कालिका दंतु कहां पर है? काली नदी पर स्थित है। और सुरनीगाड़ भी कहां पर स्थित हो जाएगी? आपकी ये पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा ऑप्शन डी चंपावत, यहां पर कौन सी है? शारदा परियोजना, ठीक है, शारदा परियोजना कहां पर हो जाएगी? चंपावत में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन बी दिख रहा होगा विष्णुगाड़ परियोजना, विष्णु, ठीक है, विष्णुगाड़ परियोजना कहां पर है? अलकनंदा नदी पर चमोली में स्थित हो जाएगी विष्णुगाड़ परियोजना। विक्टोरिया डैम कहां पर है? नैनीताल में हो जाएगा विक्टोरिया डैम आपका स्थित, ठीक है। और इसके अलावा मेलखेत परियोजना कहां पर है भाई? मेलखेत परियोजना, मेलखेत परियोजना, तो मेलखेत परियोजना भी आपकी चमोली जिले में स्थित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थारू जनजाति के संबंध में सही नहीं है? तो थारू जनजाति परसों ही पढ़ा है, सही नहीं है कह रहा है, ठीक है। थारू जनजाति को किरात वंशीय माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। बासदिया थारुओं का सर्वाधिक शानो शौकत वाला विवाह, ठीक है, यही पॉइंट गलत हो गया भाई। जो बासदिया है, ये बासदिया सर्वाधिक थारुओं का सर्वाधिक शानो शौकत वाला विवाह ना होकर किसका है? बासदिया, बासदिया हो जाएगा जौनसारियों का, ठीक है, जौनसारियों का, जौनसारियों का, ठीक है, जौनसारियों का हमने देखा है ना। जौनसारी में बासदिया, बोईदिया, बोईदीदी, 3 प्रकार के विवाह होते हैं। जो बासदिया होता है ये इनका सर्वाधिक शानो शौकत वाला विवाह होता है, किसका? जौनसारियों का। थारुओं का नहीं होता है भाई। थारुओं में हमने देखा है बदला विवाह प्रथा किसमें पाई जाती है? थारुओं में। 3 टिकती विवाह प्रथा किसमें पाई जाती है? थारुओं में पाई जाती है, ठीक है। थारुओं में हमने देखा है ना, जब विधवा विवाह होता है तो लठ भरवा भोज किसमें दिया जाता है? थारुओं में दिया जाता है। तो इस चीज को नोट कर चलना है। बाकी ऑप्शन सी है, थारुओं का मुख्य भोजन चावल और मछली है, ये सही है। तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है। बाकी थारुओं का त्योहार कौन सा हो जाएगा? बजर हो जाएगा, पहले पढ़ चुके हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 77, पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के किस पर्यावरणविद को अप्रैल 2023 में जामवंत सम्मान दिया गया? तो जामवंत सम्मान किसको दिया गया भाई? 77 जो आपका करंट अफेयर है महत्वपूर्ण, ठीक है, ये दिया गया किशन सिंह मलड़ा को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। किशन सिंह मलड़ा को क्या मिला? पर्वतीय विकास शोध संस्थान द्वारा उत्तराखंड के पर्यावरणविद जो है आपके किशन सिंह मंडला, इनको क्या मिला? जामवंत सम्मान दिया गया 2023 का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है। उत्तराखंड में सौका तथा तिब्बत में हानिया व्यापारियों के मध्य अम्बुद का एक रूप निम्न में से है। तो अम्बुद का कौन सा रूप होता था भाई? ये होता था, अगर मैं बात करूं ऑप्शन के हिसाब से, तो यहां पर हो जाएगा कुंडारा प्रथा, ठीक है। कुंडारा प्रथा इनके बीच होती थी, भोटिया व्यापारियों के बीच, ठीक है। सौका और तिब्बत के भोटिया व्यापारियों के बीच होती थी। इन्हीं के बीच सुजली मुजली, ठीक है, सुजली मुजली, सुजली मुजली, ठीक है, ये प्रथा भी किसके बीच थी भाई? भोटियाओं के बीच थी। इसके अलावा गमैया पद्धति, ठीक है, गमैया पद्धति क्या थी भाई? तो गमैया पद्धति क्या होती थी? एक पत्थर होता था, इस पत्थर को 2 टुकड़े में तोड़ दिया जाता था। जब व्यापार के लिए निकलते थे तो एक पत्थर एक आदमी ले जाता था, दूसरा पत्थर दूसरा आदमी ले जाता था। जब व्यापार करके दोनों 6-6 महीने बाद लौटते थे तो आपस में पत्थर को जोड़ते थे और उसी के हिसाब से अपने जो व्यापार होता था उसका बंटवारा वो करते थे, ठीक है। ये किसमें मिलती थी? ये भोटियाओं में मिलती थी। इसके अलावा गमैया प्रथा आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा इनके उसमें कौन सी होता था? धुआंधार प्रथा, ठीक है, धुआंधार प्रथा भाई, धुआंधार प्रथा। धुआंधार जलप्रपात नहीं, अगर धुआंधार जलप्रपात याद आ गया है तो कमेंट कर सकते हो कहां पर है। लेकिन धुआंधार प्रथा किसमें थी? तो ये भोटियाओं में थी। कैसी प्रथा थी ये? जब भोटिया लोग ना, सौका व्यापारी, जब ये व्यापार कर आते थे, जब यहाँ से तिब्बत से व्यापार कर आते थे गांव की साइड, तो ये क्या करते थे? धुआं लगा देते थे एक स्थान पर, ठीक है। थोड़ा आग उग जलाई इन्होंने, हरे पत्ते डाले, धुआं लगाया। धुआं जब ऊपर उठता था आकाश में तो दूर दराज पता लग जाता था। आज तो इंटरनेट फोन है, उस समय धुआं उठकर लोग देखते थे कि ये चलो व्यापारी आ गए भाई, वहां पर सभी लोग आ जाते थे, फिर वहां पर मेला सा लग जाता था और वो अपना व्यापार करते थे। तो ये प्रथा किसके समय थी? धुआंधार प्रथा भोटियाओं के समय थी, ठीक है। तो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की कथाएं किस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है? तो गढ़वाल कुमाऊं में भाई किस नृत्य के माध्यम से अनैतिक कहानियां प्रस्तुत की जाती है आपको बताना था। ये की जाती है भाई आपका पवाड़े या भड़ नृत्य, ठीक है, पवाड़े या भड़ो नृत्य। इसी से क्या होता है, जो गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक है अनैतिक वीरों की कथाएं का नृत्य किस माध्यम से किया जाता है? तो किया जाता है पवाड़े और भड़ो नृत्य से। बाकी ऑप्शन बी भगनौल नृत्य, कुमाऊं में मेलों में किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, कुमाऊं मेलों में, ठीक है, मेलों में, बार बार बताया है, आज नहीं बताऊंगा।
ठीक है। लोटा नृत्य कुछ नहीं होता, मंडार नृत्य, या फिर इसको हमने बोला केदार नृत्य, ठीक है, केदार नृत्य, ठीक है, केदार नृत्य। मंडार नृत्य को ही क्या कहा जाता है, केदार नृत्य कहा जाता है। ये होता है आपका जौनपुर के केदार क्षेत्र में, ठीक है, जौनपुर में होता है, जौनपुर का फेमस है भाई, जौनपुर का फेमस है मंडार नृत्य, ठीक है, इस चीज को नोट कर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास, कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में गांवों में जब भी बीमारी फैलती है तो गांवों को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों का आह्वान किस त्योहार से किया जाता है, तो सारा त्योहार, ठीक है, ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। सारा त्योहार कब मनाया जाता है भाई, नंदा देवी के दूतों के आह्वान के लिए, ठीक है, कब किया जाता है, सारा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 आपके पास है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गांव बचाओ आंदोलन का प्रवर्तक नेतृत्व किया था, तो गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल सही, ठीक है, अनिल प्रकाश जोशी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांव बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है, अनिल प्रकाश जोशी जी करता है। ऑप्शन ए कल्याण सिंह रावत, मैती आंदोलन, कल्याण सिंह मैती, बताया ना, ग्वालदम के चमोली के ग्वालदम वाले क्षेत्र बेदरी मुर्गियाल के संरक्षण में कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन चलाते हैं। इसके अलावा सच्चिदानंद भारती पानी राखियो आंदोलन, ठीक है, पानी राखियो आंदोलन कौन चलाते हैं भाई, ये चलाते हैं सच्चिदानंद भारती जी। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस धर्मनाव रास को मलेरिया परजीवी एनफिलास की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो भाई उत्तराखंड के एक व्यक्ति हुए थे, ये उत्तराखंड में ही रहते थे, मतलब अंग्रेज व्यक्ति थे लेकिन रहते उत्तराखंड में ही जन्म हुआ था, तो इनको एक नोबेल पुरस्कार मिला था मलेरिया और इसके खोज के लिए, ठीक है। तो ये इनका यहाँ पर कब इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट परीक्षावाणी का क्वेश्चन है भाई, तो इनको मिलता है 1902 में, ठीक है, यूके में जन्मे पहले विदेशी नोबेल प्राप्त करता है, ये हो जाएंगे 1902 में इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है। किस चीज के लिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलता है एनफिलाज मच्छर की जो खोज होता है, ठीक है, मलेरिया में परजीवी एनफिलाज मच्छर के चीज के लिए, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष साहित्य क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, तो साहित्य क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान सुमित्रा नंदन पंत जी को कब दिया गया भाई, सुमित्रा नंदन पंत जी को जो पद्म भूषण था ये कब दिया गया, ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन गलत है, आप घूम जाओगे यहाँ पर ऑप्शनों को देखकर, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को जो पद्म भूषण है ये कब दिया गया था आपको बताना था, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले तो मैं बात करूं, सुमित्रा नंदन पंत जी उत्तराखंड से संबंधित हो जाएंगे। इनका जन्म उत्तराखंड में कहां पर होता है भाई, उत्तराखंड में कौसानी में इनका जन्म होता है, ठीक है, कौसानी में, अनेकों रचनाएं ये लिखते हैं कौसानी में। तो जो सुमित्रा नंदन पंत जी होते हैं इनका जो अनेकों पुरस्कार मिलते हैं। अगर मैं बात करूं सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी कब मिलता है, तो 1960 में इन्हें क्या मिलता है, साहित्य अकादमी मिलता है, ठीक है, साहित्य अकादमी मिलता है इन्हें 1960 में, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी कब मिलता है, 1960 में मिलता है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में क्या मिलता है, 1968 में इन्हें मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, 1968 में क्या मिलता है इन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1968 में। लेकिन इनको जो पद्म विभूषण है ये बताया जाता है 1961 में मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा कहीं, ठीक है, ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सी कुछ भी अपनी मर्जी से कर लेना। 1961 में क्या मिलता है इन्हें, पद्म विभूषण सम्मान मिलता है सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से सिडको द्वारा विकसित एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड स्थित है, तो आपको बताना है सिडकुल लिमिटेड इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर स्थित है भाई, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपने देखा होगा सितारगंज, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहां पर क्या है, एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड स्थित है कहां पर, सितारगंज में। बात करें सिडकुल की, SIDKUL सिडकुल, इसकी स्थापना कब होती है, 2002 में, किसके द्वारा, ND तिवारी के द्वारा, ठीक है, ND तिवारी के द्वारा स्थापना होती है कहां पर, देहरादून में, ठीक है, देहरादून में क्वेश्चन बन चुका है, सिडकुल की स्थापना कब हुई थी, तो 2002 में सिडकुल की स्थापना हुई थी, कहां पर, देहरादून के अंदर, और किसके द्वारा हुई थी, तो ND तिवारी के द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 आपके पास है, नंदा गौरा योजना के तहत BPL परिवारों को, बालिकाओं को 7 किस्तों में कितनी राशि उपलब्ध की जाती है, 51,000 रुपए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, बार बार बताया मैंने, नंदा गौरा योजना कब की हो जाएगी, 1 जनवरी
2018 की हो जाएगी नंदा गौरा योजना, कन्याधन योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना और मेरे ख्याल से 2 योजनाओं को, ठीक है, नंदा गौरा योजना और नंदा देवी गौरा कन्याधन योजना, दोनों योजनाएं 2009 की थी। 2009 को दोनों को मिलाकर 2018 में क्या कर दिया गया, एक योजनाएं कर दिया गया। और इसमें जो किस्तें बताई गई, इसमें बताया गया कि 51,000 रुपये किस्तें दी जाएंगी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 आपके पास है, निम्नलिखित में से 17वीं रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021, ठीक है, तो ये वन रिपोर्ट जारी होती है भाई। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जनपद कौन सा है। तो अगर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा तो समझ गए होंगे ऑप्शन कौन सा है, पौड़ी। पौड़ी में क्या है, सर्वाधिक वन है। पौड़ी के बाद कौन सा आएगा, उत्तरकाशी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो खुले वन है कहां पर है, सबसे ज्यादा खुले वन भाई, सबसे ज्यादा खुले वन पौड़ी में हो जाएंगे। ठीक है, खुले वन, ये भी चीज नोट करनी है। और मैं पूछूं सबसे ज्यादा सघन वन यानी डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां पर है सबसे ज्यादा, तो नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में हो जाएंगे। नैनीताल में सबसे ज्यादा सघन वन कहां पर है, नैनीताल के अंतर्गत सबसे ज्यादा सघन वन हो जाएंगे। सबसे ज्यादा खुले वन कहां पर है, पौड़ी में है, फिर उत्तरकाशी में। ऐसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था इस बार, जो कि बाद में डिलीट हो गया, शायद रिवाइज्ड आंसर हो गया था उसका। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। उत्तराखंड में पलायन पर आधारित पांडवास ग्रुप की लघु फिल्म इंकुलांस निम्नलिखित में से किस कवि की रचना में शामिल किया गया है, तो इंकुलांस। ठीक है, इंकुलांस बहुत इंपॉर्टेंट रचना है भाई। ठीक है, इंकुलांस जो थी पांडवास के द्वारा बनाई गई एक लघु फिल्म थी। ठीक है, तो जगदम्बा चमोला जी की रचना पर आधारित हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बन सकता है आने वाले टाइम पे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये भी बताना है कि जो प्रथम भोटियाओं की एक फिल्म थी इस बार, जिसको मेरे ख्याल से कहीं बाहर प्रदर्शित किया गया, तो वो भी बताना है कौन सी थी, देख लेना उसको, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो न्यूनतम, यहां पर बात हो रही है न्यूनतम, यानी सबसे कम एसटी जनसंख्या कहां पर है भाई, हमने देखा है अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। सर्वाधिक पूछेगा तो उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहां पर हो जाएगी, उधम सिंह नगर की हो जाएंगी। और उत्तराखंड में कितनी जनजातियां रहती हैं आपको पता है, एसटी जनजातियां। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में कितनी रहती हैं, तो उत्तराखंड में टोटल 5 जनजातियां रहती हैं। ठीक है, 5 जनजातियां। 1967 में भारत सरकार द्वारा इनको क्या किया गया, जनजाति का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जनजाति का दर्जा कब दिया गया था, 1967 में यूपी सरकार द्वारा, सॉरी, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट द्वारा इन 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। सबसे ज्यादा पूछेगा कौन सी जनजाति है उत्तराखंड में, तो थारू हो जाएगी। ठीक है, सब सर्वाधिक थारू हो जाएगी। फिर क्रम आता है जौनसारियों का। ठीक है, जौनसारियों का, फिर आ जाते हैं इसका भोटिया। ठीक है, भोटिया लोगों का। और जो गढ़वाल की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है कौन सी, जौनसारी हो जाएगी, जो कि देहरादून में सर्वाधिक पाई जाती है। थारू कहां पाई जाती है, उधम सिंह नगर में, कुमाऊं की। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, साल ही में निम्नलिखित में से किस नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला, हाल ही, ठीक है, क्या यार, हाल ही होना था। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला घोषित किया गया है, क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला अगर बात करें किसको घोषित किया गया था भाई, हरिद्वार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो भूल गए होंगे लोग, पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न आया था, दोबारा भी बन सकता है। अब ये अक्षांशी जिला योजना आपको पता है, अक्षांशी जिला योजना कब की हो जाएगी, 2018 में केंद्र सरकार द्वारा अक्षांशी जिला योजना चलाई गई थी। ये योजना क्या थी दरअसल, इसमें क्या था, विकास की राह से जो जिले पिछड़ गए भारत के, उन जिलों को एक मुख्य धारा में लाना। तो इसी धारा में लाने के तहत हरिद्वार जो था सर्वश्रेष्ठ अक्षांशी जिला घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए सतत विकास आर्थिक मॉडल का क्या नाम है, नमामि गंगे। ठीक है, अगर बात करूं नमामि गंगे योजना, नमामि कहां से शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी, नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को ऋषिकुल मैदान हरिद्वार, ऋषिकुल, ठीक है, ऋषिकुल, ठीक है, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार। ठीक है, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार, ठीक है, ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से शुरू हुई थी 2016 7 जुलाई को, और इसका नाम था अर्थगंगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीजें नोट कर लिखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। अजयपाल द्वारा कतूरियों से स्वर्ण सिंहासन छीनकर श्रीनगर लाया गया, यह वर्णन मिलता है, तो यह वर्णन कहाँ मिलता है भाई, ये मिलता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, अजयपाल के द्वारा क्या किया गया, कतूरियों के स्वर्ण कलश सिंहासन छीनकर लाया गया, वर्णन कहाँ मिलता है, रामायण प्रदीप, किसकी हो जाएगी, मेधाकर शास्त्री जी की। ठीक है, मेधाकर, ठीक है, मेधाकर शास्त्री जी, मेधाकर शास्त्री जी की।
ठीक है, रामायण प्रदीप किसकी हो जाएगी भाई, मेधाकर शास्त्री जी की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। 92 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की प्रथम मेडिकल सिटी बनाई जा रही है। तो करंट अफेयर का है, भारत की प्रथम मेडिकल सिटी पुणे में बनाई जा रही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। 93 क्वेश्चन है, इसरो ने किस परियोजना के लिए HS-2000 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसके साथ किया है भाई, आपको बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो गगनयान, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गगनयान। इसके अलावा बताया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, विक्रम साराभाई के प्रयासों से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो ये है संपूर्ण आपके जीएस का सोल्यूशन। थोड़ा सा ना स्वास्थ्य वगैरह खराब होने के कारण और बाकी चीज़ें गाड़ी पटरी पर ना होने के कारण ये क्लासेज जो आपकी डिले हो गई थी, थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार हो गया, ऊपर से फिर आज मौसम भी देहरादून में बहुत भयंकर हो गया है, तो आपका सोल्यूशन जो है टाइम पर आ जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ जो आप पेपर दे रहे हैं बहुत अच्छे से दे रहे हैं, आप लोगों का स्कोर बहुत अच्छा रह रहा है भाई, निराश नहीं होना। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर स्कोर 30-40 रह रहा है कि कुछ दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्कोर अगर आपका 30, ठीक है, स्कोर अगर आपका 30 भी आ रहा है, 40 भी आ रहा है, 80 भी आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसे तो कोई निराश नहीं होना चाहिए, 30 वाला भी सिलेक्शन ले सकता है, 80 वाला भी ले सकता है। कभी कभार क्या होता है 30 वाला ले लेता है लेकिन 80 वाला रह जाता है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नंबर लाने से ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का जरिया आपको पता है वो 2 घंटे आपके फेवर में होने चाहिए। बाकी बोलता हूँ ग्रुप सी एग्जाम तुक्के का एग्जाम है, पढ़ना सही आपने पढ़ा होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या है इतनी ज़्यादा भी इस पर लोड नहीं लेना चाहिए कि प्रेशर में आकर एग्जाम खराब कर दे। तो क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, जल्द मिलते हैं अगली क्लास में।